नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैतपुरा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे गैस रिफिलिंग के गोरख धंधे का हुआ भांडाफोड़। लहरतारा चौकाघाट पुल पर गलत तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कार को मारी टक्कर, 3 लोग हुए घायल। चोलापुर थाना अंतर्गत एक महिला ने उसके साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के संदर्भ में एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। और बीएचयू को पूर्ण रूप से खोलने की मांग को लेकर छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। और अब खबरें विस्तार से। जैतपुरा थाना अंतर्गत सरैया क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे गैस रिफिलिंग के गोरख धंधे का भांडाफोड़ हुआ। जैतपुरा थाना अंतर्गत सरैया स्थित इमामबाड़ा के मैदान में शटर के अंदर निवास कर रहे एक व्यक्ति काफी दिनों से अवैध गैस रिफिलिंग का गोरख धंधा कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया है। पुलिस के छापेमारी में बड़े और छोटे 104 गैस सिलेंडर मौके से बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि सरैया इमामबाड़ा स्थित इकराम नामक व्यक्ति गैस रिफिलिंग का कार्य चोरी छिपे कर रहा था। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिलाधिकारी के आदेश पर एक टीम गठित सरैया इमामबाड़ा भेजा गया। टीम में जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी पृथ्वीराज, सप्लाई इंचार्ज श्याम मोहन के अलावा क्षेत्राधिकारी चेतगंज, जैतपुरा थाना प्रभारी शशिभूषण राय, एसआई दयाशंकर यादव के साथ भारी पुलिस फोर्स शामिल रही। अधिकारियों ने बताया कि क्राम नामक व्यक्ति बहुत दिनों से गैस रिफिलिंग का कार्य कर रहा था और इस संदर्भ में हमें सूचना प्राप्त हुई। जिलाधिकारी के आदेशानुसार 3 जगहों पर छापेमारी की गई, लेकिन सिर्फ सरैया में ही हमें कामयाबी हासिल हुई, जिसमें 104 छोटे बड़े गैस सिलेंडर के अलावा बड़े गैस से छोटे गैस सिलेंडर में गैस भरने के उपकरण बरामद हुए हैं। जैसा कि काफ़ी सूचना दिनों से आ रही थी कि सरैया चौकी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ लोग ऐसे हैं जो अवैध और गलत तरीके से सिलेंडर रिफिलिंग का कार्य कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज डीएसओ साहब और मैं स्वयं और इनकी पूरी टीम और हमारे इंस्पेक्टर और चौकी प्रभारी सभी ने मिलकर एक संयुक्त प्रयास किया। उस प्रयास में 3 जगह छापे मारे गए और उस छापे में एक जगह हमें सफलता मिली है, जहां पे काफ़ी बड़ी संख्या में सिलेंडर रखे गए थे और उनसे रिफिलिंग की जाती थी और रिफिलिंग करने वाले सामान और उपकरण भी हमें बरामद हुए हैं। आगे इस तरह से लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे? हमारी ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमारी टीम लगातार डीएसओ साहब की टीम के साथ इस क्षेत्र में सक्रिय रहेगी और जहां भी हमें सूचना मिलेगी वहां पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि अवैध गैस रिफिलिंग हो रही है। इन सारी चीज़ों को सीओ साहब, एसओ साहब, इन सब लोगों से हम लोगों ने शेयर किया और एक जॉइंट ऑपरेशन आज पूरे सरैया पुलिस चौकी के आसपास के इलाकों में हम लोगों ने चलाया और 3-4 जगह छापेमारी की गई, जिसमें एक जगह हम लोगों को भारी मात्रा में मिला। बाकी 2 जगह हम लोगों को कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हो पाई, लेकिन हमारी लगातार उन पर सतर्क दृष्टि रहेगी और भविष्य में हम लोग इस तरह के ऑपरेशन करते रहेंगे। अब तक कितना सिलेंडर आपको मिल चुका है? काउंटिंग अभी जारी है। 104 सिलेंडर लगभग हम लोगों को यहाँ प्राप्त हुआ है। लहरतारा चौकाघाट पुल पर रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कार में टक्कर मार दी, जिसके चलते 3 लोग घायल हो गए। लहरतारा चौकाघाट पुल पर सुबह बड़ा हादसा होने से बच गया, जब रॉन्ग साइड से फ्लाईओवर पर चढ़ी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने इलाहाबाद की तरफ से आ रहे कार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के चलते कार में सवार मछोदरी निवासी 50 वर्षीय शारदा यादव और 16 वर्षीय श्रेया ड्राइवर कमलेश कुमार घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल ड्राइवर को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा। इस दौरान शारदा यादव ने बताया कि वो इलाहाबाद से अपने घर मछोदरी अपनी बेटी श्रेया के साथ लौट रही थी। तभी लहरतारा की तरफ से जैसे ही हम लोग पुल पर चढ़े, रॉन्ग साइड से आई तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सामने से टक्कर मार दी। चोलापुर थाना अंतर्गत एक महिला ने उसके साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के संदर्भ में एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई।
चोलापुर थाना अंतर्गत देईपुर निवासी एक महिला एसएसपी कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंची। इस दौरान महिला ने बताया कि गांव के ही 4 मनबड़ युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। इस बाबत जब वह अपने पति के साथ थाने पर इसकी शिकायत लेकर पहुंची तो पुलिस ने उसे भगा दिया। विगत 20 अक्टूबर को मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उल्टा पुलिस द्वारा उन्हें ही प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई। क्या घटना हुआ है और अभी आप कहाँ पे आई हुई हैं? हेलो, कप्तान का नाम है। कप्तान क्या मांग है आपकी और क्या घटना आपके साथ हुआ? किन लोगों ने मांग है गिरफ्तारी। क्या हुआ है आपके साथ, पहले आप ये बताएं। बलात्कार। कहाँ का मामला है ये? दिगईपुर। कौन सा थाना आता है? चोलापुर। कौन किया है ये? सफीउल्लाह, पप्पू, रजाक, खलीना। आपके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ जी है? हाँ। और क्या वहाँ के थाने वालों ने कोई कार्रवाई की शिकायत के बाद? नहीं, कोई कार्रवाई। क्या बोले वो? कुछ नहीं, मार मार कर भगा दे रहे हैं सर। सर जी, घटना ये 27 मई और 4 जुलाई की घटना है और जो कि पुलिस जांच में लगी थी। जांच करने के बाद 20 अक्टूबर को पुलिस ने मुकदमा लिख करके हमें दे दिया। 20 अक्टूबर को देने के बाद फिर पुलिस ने उनको न तो गिरफ्तार की है और न तो अभी तक न्यायालय हमारी चार्जशीट आई है सर। जी, अभी आप किससे मिलने आए? अभी हम कप्तान साहब से मिले हैं और उनको कागज दिए। अभी क्या लिखे क्या नहीं लिखे हमको कोई जानकारी नहीं हो पा रही है सर। कितना दिन हो गया इस मामले? इस मामले को हुए आज 27 मई से चल रहा है सर। 27 मई कप्तान के यहाँ चक्कर रोज दूसरे किन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है? कितने लोग थे और क्या? ये 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। क्या नाम? सफीउल्लाह, रज्जाक, पप्पू, खलीनत। कौन लगते, मतलब पड़ोसी हैं? नहीं, ये गांव में लोग रहते हैं। आप मैं ये कौन है? खेत में रहता हूँ, सीमान में। जिस दिन की ये घटना है उस दिन आप मतलब कहीं रहे होंगे, वहाँ घर पे नहीं उपस्थित थे? जी नहीं, मैं घर पे उपस्थित नहीं थी। मैं बाजार था, सब्जी लाने गया था। सब्जी लेकर जब मैं आया तो इनसे बोली कि चलो थाना चलते हैं। तो हम थाना गए तो जा रहे थे, तब तक पुलिस भी आकर के इनके ऊपर वार कर दी, मार दिया। किसको? इन्हीं को 112 नंबर की पुलिस। इनको मारा? जी, इन्हीं को 112 नंबर की पुलिस मारी है। क्यों मारी है? जेंट्स पुलिस। हालांकि जेंट्स पुलिस को अधिकार नहीं है कि लेडीज को हाथ उठा दे मार दे, लेकिन लोगों ने मरवाया था। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव ने कलेवर छोड़ा। इसके पश्चात बाबा का बाल स्वरूप में श्रृंगार हुआ। ऐसी मान्यता है कि काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दर्शन के बिना काशी दर्शन पूरा नहीं होता। भक्त अपनी अर्जी बाबा काल भैरव के समक्ष लगाते हैं, रोग दोष और भय मुक्ति की कामना करते हैं। मंगलवार की भोर में बाबा ने अपना कलेवर छोड़ दिया। मान्यता अनुसार बाबा अपना कलेवर तब छोड़ते हैं जब किसी क्षति को खुद पर झेलते हैं। सुबह मंदिर प्रांगण से लेकर गंगा घाट तक घंट, घड़ियाल, डमरू और शंखनाद गूंजने लगा। भोर में करीब 4 बजे आरती के बाद जैसे ही पट भक्तों के लिए खुला, बाबा ने कलेवर छोड़ दिया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और काल भैरव बाबा के जयकारों से गूंजने लगा। भक्तों के दर्शन पर रोक लगाते हुए पट बंद कर दिया गया। मंदिर के महंत सुमित उपाध्याय ने बताया कि सुबह बाबा के भारी भरकम कलेवर को लाल कपड़े में बांधकर कंधे और सिर पर उठाकर गंगा घाट की ओर ले जाया गया। मंदिर के महंत परिवार के सदस्यों के साथ भक्तगण शोभा यात्रा में शामिल हुए। डमरुओं की निनाद, शंखनाद और घंट घड़ियाल की ध्वनि के साथ यात्रा निकली। पंचगंगा घाट पर पहुंचकर विधिवत पूजन के बाद बाबा के कलेवर को गंगा में प्रवाहित किया गया। वहीं दोपहर में बाबा को पुनः सिंदूर, मोम और देशी घी से लेपन किया गया और उन्हें बाल स्वरूप में सजाया गया। वहीं मंदिर के व्यवस्थापक महंत नवीन गिरी ने बताया कि बाबा ने करीब 14 वर्ष पूर्व आंशिक रूप से और करीब 50 वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से कलेवर छोड़ा था। उन्होंने बताया कि जिस तरह से इंसान अपने कपड़े को बदलता है, उसी तरह बाबा भार ज्यादा हो जाने पर अपने कलेवर यानी अपने कपड़े को बदलते हैं। यही मान्यता है जो हमारे बड़ों ने बताया है। वहीं शोभा यात्रा में पुजारी संतोष पांडे, रमेश उपाध्याय, अमित शर्मा, अभिषेक पांडे इत्यादि लोग मौजूद रहे। हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज में होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए छात्र चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। आगामी 4 फरवरी को हरिश्चंद्र महाविद्यालय का छात्र संघ चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है, जिसे देखते हुए महाविद्यालय में काफी गहमा गहमी दिखी। पूरा महाविद्यालय छात्र छात्राओं के नारों से गूंजता रहा। सभी अपनी अपनी जीत दर्ज कराने में लगे रहे। हर प्रत्याशी छात्र छात्राओं से उन्हें वोट देकर विजयी बनाने की अपील करने में जुटा रहा।
क्या कर रहे हैं आज आप लोग? आज हम लोग शासन चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। हम लोग समाजवादी छात्र समाज के लिखित प्रत्याशी हमारे आयुष्मान यादव जी हैं अध्यक्ष के लिए, और अमन यादव उपाध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, नितिन यादव महामंत्री और शक्ति साहनी पुस्तकालय के लिए हैं। लगभग हमारा छात्र संघ का चुनाव 4 मार्च को संपन्न होना है, इसलिए महाविद्यालय में प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। तो क्या संदेश दे रहे हैं छात्रों को? छात्रों के हित के लिए क्या कर रहे हैं आप? हम लोग छात्रों के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि क्योंकि छात्र संघ का चुनाव इसलिए होता है कि छात्रों की जो त्रुटियां होती है, अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले छात्रवृत्ति की डेट खत्म कर दिया गया। डीएम साहब से हम लोग को मिले, लेकिन उसको आश्वासन देकर तारीख को नहीं बढ़ाया गया। कितने छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित हो गए। छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की व्यवस्था हो, सुचारू रूप से उनकी पढ़ाई हो, बिजली की व्यवस्था हो, पठन पाठन उनका अच्छे से चल सके। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव बराबर लगातार होते रहना चाहिए। इसी कड़ी में महामंत्री पद के प्रत्याशी नितिन कुमार यादव ने पत्रकारों को बताया कि महाविद्यालय में काफी खामियां हैं। छात्र छात्राओं को आज भी काफी पुराने किताब दिए जाते हैं। सिर्फ नाम की लाइब्रेरी है, अच्छे क्लासरूम नहीं है, गंदगी का अंबार लगा रहता है। वहीं केमिस्ट्री लैब में प्रैक्टिकल के लिए उपयुक्त व्यवस्था ही नहीं है। क्लास सुचारू रूप से नहीं चलते हैं। इन्हीं सबको ठीक कराना मेरी प्राथमिकता है। इसके लिए मैं पूरी निष्ठा के साथ कार्य करूंगा। मैं लगातार 4 वर्ष से इस महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के हित की लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमारे महाविद्यालय में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका सामना हमारे छात्र भाई बहनों को करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे लाइब्रेरी में सन 1978 से सन 1988 से लेकर और सन बहुत पुरानी किताबें आती हैं। अभी भी वो हमारे जो नए स्टूडेंट हैं सन 2021 में जो अभी एडमिशन हुआ है, उनको सन 1978 और 1988 की किताबें पढ़नी पड़ी है, जिससे उनके सिलेबस में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसका दुष्परिणाम उनके रिजल्ट भी पड़ सकता है। और मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि हमारे महाविद्यालय में केमिस्ट्री लैब है, बॉटनी लैब है, उसमें ट्यूब उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे जो लोग हमारे छात्र भाई बहने हैं वहाँ प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो उनको वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जिससे उनके प्रैक्टिकल करने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं अगर महामंत्री बनता हूँ, अगर इस महाविद्यालय ने मुझे इस हमारे छात्र भाई बहनों ने अगर मुझे इस लायक बनाएगा तो सबसे पहले सर्वप्रथम मेरा ये कार्य रहेगा कि छात्र हित के लिए लगातार लड़ना। और मैं आपको एक चीज़ की जानकारी और दे देना चाहता हूँ। यहाँ पर स्कॉलरशिप की डेट ख़त्म हो गई थी, तो हम लोगों ने मिलकर लगातार 4 दिन से अनशन पर बैठने का कार्य किया था, ताकि हमारे छात्र भाई बहने यहाँ पे हमारे बहुत से ऐसे बहनें हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं जिनके माता पिता अभी तक टाली चलाते हैं, पर घर के बर्तन मांज कर अपने यहाँ पर फीस जमा करते हैं। तो मैं उनका नेतृत्व करने के लिए महामंत्री पद पे लड़ रहा हूँ, ताकि मैं अपने छात्र छात्राओं के हित के लड़ सकूँ। विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से खोले जाने की मांग को लेकर बीएचयू छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार पर छात्रों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। विश्वविद्यालय के छात्र राणा रोहित ने बताया कि डीन ऑफ स्टूडेंट के साथ चीफ प्रॉक्टर यहां आकर हम लोगों से बातचीत की है, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा है। उनका कहना था कि जब तक हमें विश्वविद्यालय की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता है या विश्वविद्यालय नहीं खुल जाता है, तब तक हम सभी छात्रों का धरना जारी रहेगा। आज कितना दिन हुआ धरना करते हुए और कौन से अधिकारी आपसे वार्ता कर रहे हैं? जी, ये लगातार तीसरा दिन आज धरना का हम लोगों का है और अभी तक हम लोगों की दो दौरों की बातचीत जो है DSW से हो चुकी है। चीफ प्रॉक्टर की टीम भी आई थी, कई बार चीफ प्रॉक्टर खुद आए हैं, लेकिन उनके तरफ से कुछ भी ठोस आश्वासन या फिर कुछ भी ठोस निर्णय नहीं बताया जा रहा है। सिर्फ एक कोरी जो होती है बातचीत वो की जा रही है कि वो लगातार कह रहे, जब हम लोग कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय को खोल दीजिए तो हम लोग को कह रहे हैं कि चेन्नई में विश्वविद्यालय खुला था तो वहाँ पे कोरोना फैल गया था। हम लोग कह रहे हैं कि यहीं 4 किलोमीटर दूर काशी विद्यापीठ एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे क्लासेज के साथ साथ छात्र चुनाव हो रहे हैं। कई राज्यों में विधानसभा की चुनाव हुई है और आगे भी हो रही है। बाजार आप जब गेट के उस तरफ देखेंगे तो बाजार पूरी तरह समानता खुल चुका है। तो आखिर किस साजिश के तहत विश्वविद्यालय को बंद रखना चाहते हैं? एक ऐसे विश्वविद्यालय को जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के जो चाइल्ड होते हैं वो 60 से 70% पढ़ने आते हैं, जिनका सपना होता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन आज क्या हो रहा है, उनको डिजिटल डिवाइड की तरह उनकी क्लासेस नहीं चल रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोविंद वस्त्रालय में होली के मद्देनजर विशेष ऑफर के साथ आकर्षक सामान उपलब्ध हैं। गोविंद वस्त्रालय की गुदौलिया और सिगरा शाखा में होली पर्व के मद्देनजर एक से बढ़कर एक आकर्षक सामान उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि अधिष्ठान लगभग 70 वर्ष पुराना है। इस दौरान अधिष्ठाता श्री नारायण खेमका ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए अधिष्ठान के दोनों ही शाखाओं में लेडीज, जेंट्स और किड्स वेयर की आकर्षक रेंज उचित दाम में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सभी के जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हर रेंज के सामान हैं। वहीं शाश्वत खेमका ने बताया कि विशेष रूप से मेंस और किड्स वेयर में कुर्ता पैजामा और सदरी और लेडीज वेयर में डिजाइनर कुर्तियां, सलवार सूट इत्यादि उपलब्ध हैं। उन्होंने सभी काशीवासियों से एक बार अवश्य आने की अपील की। देखिए, होली तो छोटे बड़े सभी लोगों का त्यौहार है और हमारा स्टोर बहुत पुराना 70 साल पुराना स्टोर है और बहुत हमारे ग्राहक हैं जो नियमित तौर पे हमारे पास आते हैं। तो हम सभी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हर रेंज का माल मंगाते हैं अपने पास में। मैं जिनको कुछ इकोनॉमी रेंज का माल चाहिए उनके लिए हम वैसे माल की व्यवस्था रखते हैं और जो अच्छे ब्रांडेड चाहते हैं उनके लिए ब्रांडेड माल भी हमारे पास रखते हैं। होली पर मुख्य रूप से जेंट्स में कुर्ते पजामे की मांग कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे पास कुर्ते पजामे का बनारस में सबसे खूबसूरत संग्रह होता है। ये कलेक्शन मैं पिछले 20-30 सालों से रखता हूँ और इसमें हम लोग स्वयं अपना बढ़िया माल बनवाते हैं। अच्छी क्वालिटी के कुर्ते पजामे बच्चों के और बड़ों के। आजकल कुर्ते पजामों के साथ में वेस्ट कोट सदरी पहनने का शौक फैशन है, तो प्रिंटेड सिल्क कपड़े की सदरी के साथ में कुर्ते पजामे और बच्चों के सारे परिधान, चाहे वो कैपरी के साथ ड्रेस हों, छोटे बच्चों के सूट हों, टी-शर्ट्स हों या लड़कियों के लिए फ्रॉक या कोई भी फैंसी आइटम, जो भी वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न डिजाइनें आती हैं, सारा कलेक्शन उपलब्ध रहता है। होली पे बच्चे लोग आएँ, सभी लोग आएँ, अपने लिए सब खरीदारी करें। हम होली पर 10 दिन के लिए एक बहुत सुंदर स्कीम भी देंगे जिसमें सब लोगों को खरीदारी पर विशेष लाभ और विशेष फ़ायदा मिलेगा। देखिए, काशी का प्रत्येक नागरिक हमारा ग्राहक भी है और हमारे लिए सम्मानित इस शहर का नागरिक भी है। मैं उनके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। होली के त्यौहार पर जो पिछला कोरोना का समय था उसको भूल जाएं और अब नए उल्लास और रंगों में सरोवर होकर के खुशियों के साथ नया त्यौहार मनाएं और एक संदेश दें कि अब जो पिछला समय जो हमारा परेशानियों का बीता था वो निकल गया है और हम लोग एक दूसरे के गले मिल करके नए तरीके से, नए उत्साह के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ें, मिलें, एक दूसरे को बधाई दें और निरंतर आगे तरक्की करें। मैं अपने सभी ग्राहकों की समृद्धि और खुशी की कामना करता हूँ। देखिए, कोरोना की महामारी के कारण पिछले वर्ष होली के त्यौहार का उल्लास कुछ कम हो गया था। इस बार होली के त्यौहार का बहुत उल्लास है लोगों के मन में और उसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी की है। बच्चों के, लेडीज़ के और मेंस के सभी कैटेगरीज़ में कुर्ते पजामे, सलवार सूट्स, फैंसी कुर्तीज़ का, फैंसी जीन्स टॉप का, सदरियों का, इन सब का बेहतरीन नया कलेक्शन हमारे पास उपलब्ध है। आपके 2 शॉप हैं, तो कहाँ और किस रेंज के किस दुकान पे आइटम रखी हैं? जी, हमारी सिगरा प्रतिष्ठान पे आपको जो प्रीमियम ब्रांड्स हैं जैसे US पोलो, लिवाइस, मुफ्ती, रेमंड्स, कलर प्लस, W, ऑरेलिया और इस तरीके के सभी मेन, विमेन और किड्स के लिए हमारे पास में आपको ब्रांडेड सामान मिल जाते हैं। गोदौलिया वाले प्रतिष्ठान पर क्योंकि वो पुराने शहर में स्थित है तो वहाँ पे हम लोग मीडियम रेंज के बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हालांकि वहाँ भी हमारे पास कुछ अच्छे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया वैरायटी के साथ में उपलब्ध रहते हैं। तो अपने सम्मानित ग्राहकों को क्या कहना चाहेंगे? कुछ पैकेज भी रखे हैं क्या त्यौहार के? देखिए, मैं 2 चीज़ें, एक तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना से लड़ने का जो तरीका प्रशासन हमें बता रहा है वो है अपनी सेहत को सुरक्षित करने का। साथ ही सभी व्यापारियों से और सब लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर हमें अपनी फिनेंशियल हेल्थ को सुधारना है तो हमें त्यौहारों पे और बाकी मौक़ों पे
अपने बजट के हिसाब से खरीदारी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बाज़ार में पूंजी आएगी और बाज़ार में खरीदारी होगी तो सबका व्यापार और सबका काम बढ़ेगा। और ये बात मैं सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं कह रहा हूँ, बिजनेसमैन, नौकरी पेशा और सभी प्रकार के लोगों के लिए कह रहा हूँ। दूसरा, ताकि आप लोग खरीदारी अपनी बढ़ा सकें, बेहतर रूप से कर सकें और बाज़ार में उल्लास का माहौल बने, इसके लिए विभिन्न ब्रांड्स ने और साथ ही साथ हमारे प्रतिष्ठान ने अलग अलग ऑफर्स लॉन्च किए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको अपने स्टोर में आने पर उपलब्ध कराते हैं। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर में संत रविदास जयंती के मद्देनजर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में लंका थाना अंतर्गत स्थित सीर गोवर्धनपुर में रविदास जन्मस्थली के पास श्री संत रविदास जी का मंदिर है, जहां पर 27 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाएगी। इस अवसर पर देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां उनके दर्शन करने आते हैं। कोरोना काल के बाद इस बार उनकी संख्या में थोड़ी कमी आएगी। हालांकि जयंती के पहले ही सेवादारों का आना शुरू हो गया है। यहाँ पर रविदास जयंती के अवसर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। इस बार पहले की अपेक्षा कुछ कम पंडाल बनाए गए हैं। 27 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जा रही है। कोरोना काल था, तो किस तरीके से इस बार आप लोग रविदास जयंती मनाएंगे और कितना भीड़ कम आएगी इस बार? भीड़ उतनी ही होगी जितनी पहले थी, ठीक है ना। कोरोना से थोड़ा ऐसा है, कोई जो बच्चे आते थे थोड़े कम आ सकते हैं, जो बूढ़े हैं वो भी कम आ सकते हैं, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा जरूर। जो एक स्पेशल ट्रेन चलती थी बेगमपुरा, इसके लिए खास तौर से वो इस बार नहीं आएगी, तो उसमें भीड़ की संख्या कुछ कम रहेगी। हाँ, उससे बेगमपुरा फर्क पड़ेगा जी। सेवादारों की भी संख्या इस बार कुछ सेवादार कम है थोड़ा। तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन हुआ। भेलूपुर थाना अंतर्गत तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह चल रहा है। मंदिर के पुजारी विष्णु पांडे ने बताया कि मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह चल रहा है। इस कथा के श्रवण से सभी का कल्याण होता है। उन्होंने बताया कि कथा के समापन पर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। ब्राह्मणों ने प्राण गुरु, ये ब्राह्मण है, ये तो जन्मजात गुरु है। छोड़िए, और क्या आप वो एहसान भूल गए गुरुदेव का कि जिन गुरु द्रोणाचार्य जी ने आपको सरहस्यम धनुर्वेद, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र का ज्ञान आपको दिए, क्या आप उनको भूल गए? ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह चल रहा है और इससे जीव का कल्याण, जीवात्मा का कल्याण, संसार में हर तरह के लोगों के कल्याण हेतु ये अनुष्ठान तिलभांडेश्वर मंदिर प्रांगण में कल से आरंभ हुआ है और आगे 1 मार्च तक यह चलता रहेगा। कहाँ से भक्त आ रहे हैं? जो भी बांधव हैं, भक्तगण हैं, वो तिलभांडेश्वर मंदिर प्रांगण से अगल बगल सुनारपुरा, भेलूपुर और भी अन्य क्षेत्रों से यहाँ पे कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बड़ागांव क्षेत्र में गौरक्षा हेतु विशाल महायज्ञ किया गया। राष्ट्रीय गौरक्षा संघ ने गौरक्षा के लिए विशाल महायज्ञ किया। संतों ने सभी से गाय की रक्षा और उसके संवर्धन के लिए आगे आकर अपना सहयोग करने की अपील भी की। संतों ने कहा कि आज हमें गाय को बचाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए एक दूसरे की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि अगर गाय नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रह सकते हैं। यह कार्यक्रम बड़ागांव क्षेत्र के कठिराव स्थित आदिशक्ति मां नक्टेश्वर सिद्धपीठ में संपन्न हुआ। इस दौरान बिहार से आए साधु संतों ने इस महायज्ञ में शामिल होकर आहुति दी और गौरक्षा हेतु संकल्प लिया। इस मौके पर बड़ी संख्या में संत समाज के लोग मौजूद रहे। किया गया ये मां नक्टेश्वरी आश्रम जो है सिद्धपीठ जो है विराट महायज्ञ जो है गौ हत्या बंदी हेतु जो है यज्ञ जो किया गया है। ऐसी कौन सी जरूरत आ गई कि संत समाज इकट्ठा होकर गौ हत्या की बंदी के लिए यज्ञ करना पड़ गया? इसलिए कि गौ हमारी माता है, गाय हमारी माता है जो है, और उनका जो है लोग जो है अपमान कर रहे हैं जो है। कौन लोग? अरे हम ही आप कर रहे हैं, जिसके पास है वही दूध लेकर के छोड़ दे रहा है जो है। हाँ, तो सरकार तो ये कहती नहीं कि आप दूध लीजिए और छोड़ दीजिए। हाँ, तो इसमें तो कमी हम ही आपका है, मगर एक तरह से हत्या हो रही है जो है गौ माता की।
कौन लोग हत्या कर रहे हैं, कौन लोग हैं हत्यारे करते? हत्यारे तो माना जाए तो जिसकी गाय है सबसे पहले तो हत्यारे वही हैं। उसके बाद हम लोगों से नहीं रहा जा रहा है तो हम लोग जो है सरकार से मांग किए हैं, और यदि सरकार द्वारा नहीं होता है तो हम लोग हवन पूजन द्वारा जो है ऐसा स्टेप उठाए हैं जो है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के 2 गांवों को गोद लिया है, जिससे ग्रामवासियों में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री आदर्श गांव के तहत 2 गांव को गोद लिया है। इसमें से एक गांव सेवापुरी ब्लॉक के अंतर्गत बरियारपुर गांव है। यहाँ 2017 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का निर्माण हुआ है। यहाँ पर एक प्राइमरी पाठशाला है, लेकिन सड़क बिजली की समस्या बनी हुई है। सेवापुरी ब्लॉक अंतर्गत बरियारपुर गांव को पीएम आदर्श गांव के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिया गया है। पीएम के गांव गोद लेने की सूचना पर गांव में खुशी का माहौल है। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। गांव वालों की बात करें तो लोगों को उम्मीद है कि उनके गांव का विकास होगा। वहीं गांव की महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री के गांव को गोद लेने की सूचना पर हम लोग बहुत ही खुश हैं। पीएम आदर्श गांव के तहत हमारे गांव का चयन किया गया है और अब गांव की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनका कहना था कि हमारे गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। हम लोगों को इलाज के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अनामिका, आपके गांव को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को सुनकर? बहुत खुशी हो रही है। हमारे गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है, जानकर हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे गांव में सुधार आएगा, जितना समस्या है उसको दूर किया जाएगा। कह रहे हैं अनामिका जी, आप जैसे महिलाएं हैं, लड़की हैं, तो आप लोगों के लिए स्कूल कैसा है, पढ़ने के लिए लड़कियों के स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है, कितना दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? दिक्कतें बहुत होती है, दूर जाने को पड़ता है। अगर नज़दीक रहे कॉलेज तो अच्छी रहे लड़कियों के लिए आजकल। अगर नज़दीक कॉलेज रहे तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छा रहेगा। पढ़ाई के लिए तो यहाँ से अगर अच्छे स्कूल में जाना है तो 15-20 किलोमीटर जाना पड़ेगा यहाँ से। प्रधान जी, आपके गांव को प्रधानमंत्री जी गोद लिए हैं तो कितनी खुशी है, क्या कहेंगे? अपार खुशी हो रही है, अपार खुशी हो रही है। और हम सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो गोद लिया है, इससे हमारे गांव का अधिक से अधिक विकास होगा और लोगों को रोजगार मिलेगा। पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ कि हमारा गांव प्रधानमंत्री जी ने गोद ले लिया है और हम लोगों के अंदर अपार खुशी हो रही है। सभी लोग जश्न मना रहे हैं कि इससे हमारे गांव का विकास होगा। लोगों के अंदर एक संदेश जाएगा कि यहाँ इतना बढ़िया प्रधानमंत्री जी ने काम कराया है। शीतला जी, आपके गांव को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया, किस तरह देखते हैं आप गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया है वो अपार खुशी है और हम यही चाहते हैं कि हमारे गांव का अच्छे ढंग से विकास हो और सुख सुविधा मिले। और ये जो खेल कूद का मैदान है, गौशाला है, इनको भी सुरक्षित किया जाए। और ये बारात के लिए, स्वास्थ्य केंद्र के लिए, और दूसरी बात कि हम लोगों के जैसे बहन बेटियों को प्रसव हुआ तो 15 किलोमीटर दूर जाना ही पड़ता है, उसकी भी व्यवस्था किया जाए। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी से? हम तो यही कहेंगे कि हमें सुविधा मिल जाए तो बहुत अच्छा है। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला तो हमारे गांव के लोग जो है खुशी से झूम उठे और इतना उत्साह हुआ, इतना लोग जो है कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी सराह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे गांव का सर्वांगीण विकास करेंगे। ये आशा और उम्मीद की किरण जागी है। अब इस पर जो है कि कितना सत्य की कसौटी पर कितना खरा उतरते हैं, इस समय बताएगा। गांव में क्या है, क्या बनाना है, क्या आप लोग सोचते हैं किस तरह विकास होगा? अभी हमारे गांव में जो है कि न तो जल निगम है, न पशु चिकित्सालय है, न तो खेल कूद का मैदान है, न तो एक छोटा सा पंचायत भवन बना हुआ है, न तो उस पर जो है बाउंड्री वाल है, और जो है कि न स्वास्थ्य केंद्र है, और न जो है कि तमाम लोग जो है कि माने कि जल निकासी की व्यवस्था है। बिजली का तार जो है कि माने घरों पर लटका हुआ है, कभी भी जो है घटनाएं घट सकती हैं। यही सब जो है कि समस्याएं हैं। नदेसर स्थित एक होटल में बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बैठक आहूत हुई। बनारस टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 2021 नए सत्र की बैठक नदेसर स्थित एक होटल में संपन्न हुई,
जिसमें वाराणसी जिले के समस्त ट्रांसपोर्ट, टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट उपस्थित रहे। बैठक में प्रवक्ता शशि प्रताप सिंह ने बताया कि वाराणसी देशी विदेशी पर्यटकों का हब है। यहाँ पूरी दुनिया से पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ के ट्रांसपोर्टर और ऑपरेटर्स की हालत काफी दयनीय हो गई है। सरकार को पर्यटकों को फिर से पटरी पर लाने के लिए नई पहल की हम मांग करते हैं। वहीं अध्यक्ष राकेश सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार से मांग की कि यूपी में परिवहन विभाग जितने भी टूरिस्ट गाड़ियां हैं, चाहे वो बस, टैक्सी हो या कार, छोटी बड़ी कोई भी गाड़ियां हो, उसका टैक्स 50% किया जाए, ताकि हम पर्यटक को कम रेट में अच्छे पैकेज की सुविधा दे सकें, जिससे कि उनकी जेब पर भी अतिरिक्त बोझ न पड़े। बैठक में मुख्य रूप से प्रभाकर पांडे, विनोद सिंह, राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। आज का हम लोगों का उद्देश्य था कि कोविड-19 को लेकर के हम लोगों का मीटिंग से लेकर के सारा काम 1 साल से बंद चल रहा है। अब हम लोग आज पहली बार नए साल में 2021 में नए उमंग के साथ अपने साथियों के साथ आज हम लोग प्रवेश किए हैं और इसमें हम लोग सोच करके ये आए हैं कि हमारे जितने पर्यटक हैं उनको कम से कम कैसे रेट दिया जाए, क्योंकि वो हमारे यहाँ काशी में आवे और हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो। क्योंकि 1 साल से हम लोगों के गाड़ियों की, बसों की, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, सबकी चक्का एकदम जाम पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी सरकार से अभी मांग कर रहे हैं और करेंगे कि आने वाले समय में हम लोगों के पास कोई भी बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है। जैसे सरकार किसानों के लिए बराबर कुछ न कुछ दे रहा है, तो हम लोगों को भी 0 पॉइंट पे हम लोगों को कम से कम पैसे में पैसा दे, जिससे हम लोग गाड़ी का मरम्मत करा करके और उनको हम सुचारू ढंग से चलाएं, पर्यटकों को अच्छा से अच्छा सफ़र दे सकें। देखिए, जो आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है आप लोग को, हम लोग का मकसद सिर्फ इतना है कि काशी नगरी विश्व धरोहर है, विश्व में चर्चित है, यहाँ पर पर्यटक आएँ, क्योंकि यहाँ से का जो मूल बिजनेस है वो पर्यटन ही है। बनारस में और कोई बिजनेस है नहीं, और पूरा काशी और बनारस जो है वो पर्यटन पर ही डिपेंड है। और 1 साल से पूरा पर्यटन ठप पड़ा हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं कि फिर से नए सिरे से 2021 में पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो जो चीज़ें होंगी, ताकि पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, उसके लिए सारी चीज़ हम लोग अपने तरफ से पर्यटकों को मुहैया कराएंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। जैतपुरा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे गैस रिफिलिंग के गोरख धंधे का हुआ भांडाफोड़। लहरतारा चौकाघाट पुल पर गलत तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने कार को मारी टक्कर, 3 लोग हुए घायल। चोलापुर थाना अंतर्गत एक महिला ने उसके साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के संदर्भ में एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। और बीएचयू को पूर्ण रूप से खोलने की मांग को लेकर छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।